बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन ख़बर है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के बाहमी इख्तलाफात की। पिछले कुछ अरसे से ये ख़बरें गर्दिश कर रही थीं, लेकिन इस इख्तलाफ की वजह क्या है, ये इख्तलाफात क्यों पैदा हुए, ये इख्तलाफात पैदा होने का सबब क्या है। एक तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दूसरी ख़बर है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्हें किस सहाफ़ी ने किसका क्या पैगाम पहुंचाया है, इस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान के हवाले से है। ख़बर की नाज़रीन अगर हम हेडलाइन निकालें तो वो ये निकलती है कि काजी फैसल समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मिसाल कायम कर दी। तो ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, तीसरी ख़बर से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान ने क्या मिसाल कायम की है। कल नाज़रीन एक मुख्तसर सी ख़बर, जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने जो कमरा अदालत में बैठे बैठे माफ़ी मांगी, 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा 2015 के बाद वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के में समाअत के लिए मुकर्रर होता है। तो मंदुखेल साहब, जिनके साथ बेंच में हसन नज़र रिजवी साहब शामिल थे, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब शामिल थे, और कमरा अदालत में वकला लिटिगेंट्स भी मौजूद थे। तो जज साहब ने माफ़ी मांग ली कि ये हमारी गलती है, हमारी कोताही, हमारी गैर जिम्मेदारी है कि 9 साल के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। तो किसी दोस्त ने सवाल पूछा था कमेंट बॉक्स में कि इमरान भाई, आपने ये तो बता दिया कि जज साहब ने माफ़ी मांग ली लेकिन इस केस का बना क्या? 4 अफराद का कत्ल और 4 अफराद उसमें नामजद हैं, तो अदालत ने फ़ैसला क्या दिया, तो वो फ़ैसला भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फ़ैसला नाज़रीन ये हुआ है कि जो 4 अफराद थे जो 2017 में पकड़े गए, 2007 में पकड़े गए, जिनकी ट्रायल कोर्ट से जो केस है और फिर हाई कोर्ट में जो अपीलें हैं वो डिसाइड हो गई, और 2015 में मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। उसमें हुआ ये था कि ट्रायल कोर्ट ने चारों मुल्ज़मान को सज़ाए मौत सुनाई थी, फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई तो चारों मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से नाकाफ़ी शवाहिद पर बरी कर दिया गया। और इसमें नाज़रीन जो अहम ख़बर है, इस खबर के अंदर जो खबर है कि उन 4 मुल्ज़मान जिनको कल सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने का फ़ैसला दिया, 2007 का मुकदमा 2024 में फ़ैसला हो रहा है, उन चारों में से एक जो एक्यूज़ जो कि अब बरी हो चुका है, उसका जेल में इंतकाल हो गया था। यानी इंसाफ तब मिला जब वो शख्स दुनिया में नहीं रहा। तो इस केस की समाअत में फिर जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो मंदुखेल साहब ने कहा कि इस किस्म के केसेस में झूठे गवाह बनाए जाते हैं। किसी को गोली लग जाए तो पुलिस कहती है कि जाओ गवाह लेके आओ। तो ये निज़ाम क्या बदलने का किसी का इरादा है या इरादा नहीं है? तो जज साहब ने मिसाल तो कायम कर दी, चलें गलती का एतराफ़ भी कर लिया, माजरत भी कर दी। बल्कि एक दोस्त ने और भी कमेंट बॉक्स में सवाल किया था कि अगर किसी ने 15-20 साल जेल में गुजार ली हैं तो ये वजह तो उसकी रिहाई की नहीं बन सकती। मैं भी कहता हूँ कि ये वजह उसकी रिहाई की नहीं बन सकती, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि किसी ने जुर्म किया है और उस जुर्म की सज़ा फांसी की सज़ा बनती है तो आप उसको 2 सज़ाएँ दें। पहले आप उसको 20 साल कैद में रखें, जो कि उम्र कैद से भी ज़्यादा की सज़ा है, और फिर उम्र कैद गुजारने के बाद, उम्र का इतना बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद आप उसको फांसी के तख्तादार पर भी लटका दें, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो फौजदारी केसेस में नाज़रीन होता है ना कि आप झूठे गवाह आ जाते हैं, उसकी एक वजह है। उस पर अदालतों को भी सोचना है और कानून साजों को भी सोचना है कि मिसाल के तौर पर नाज़रीन किसी महल्ले में कोई कत्ल हो जाता है, वहाँ पर दुकानें भी बनी हैं, बाज़ार है, लोगों का आना जाना भी है, रश भी है, भीड़ भी होती है, लेकिन वहाँ पर अगर कत्ल हो जाए तो उस कत्ल का कोई गवाह नहीं बनता। इस खौफ से, इस डर से नहीं बनता कि मैं अगर इस कत्ल में गवाह बन गया तो जो कत्ल करने वाला है
वो कहीं छूट के हमारे अदालती निज़ाम में होता तो ऐसे है, तो वो रिहाई मिलने के बाद मुझे कत्ल ना कर दे, मेरे बच्चों के लिए मुश्किलात ना पैदा हो जाएं। तो इस हवाले से भी मेरे ख्याल से अदालतों को और कानून साज़ों को भी जो है वो कानून साजी करने की ज़रूरत है। एक तो नाज़रीन मंदोखेल साहब ने माफ़ी मांग के मिसाल कायम की है। इसके अलावा नाज़रीन जो अभी 2 दिन पहले जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स आई, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए, ऐसे लोगों के नाम भी आए जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपने टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर कर रखे थे। अब उसमें नाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी था। उन्हें एक सवालनामा भेजा गया सहाफ़ी की तरफ से, फ़खर दुरानी साहब की तरफ से, और उस सवालनामे का जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया है। और वो जवाब जो है दरअसल शफाफियत की एक मिसाल है। मंसूर अली शाह साहब ने फ़खर दुरानी के सवाल पे कहा कि आपने अच्छा किया कि मुझे अप्रोच किया। मैंने 2009 में जब मैं वकील था तो मैंने अक्सात में दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, इन्वेस्टमेंट की थी कोई 23 लाख रुपए की, 2.38 मिलियन की। लेकिन वो अक्सात में मैंने कुछ अर्सा रकम तो अदा की, लेकिन बाद में ये चीज़ सामने आई कि मुआशी बहरान की वजह से वो जो प्रॉपर्टी थी, वो जो प्रोजेक्ट था, वो मुकम्मल नहीं हो सका। और प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने से वो जो पैसा था मंसूर अली शाह साहब ने जो दुबई में इन्वेस्ट किया था, वो सारा का सारा डूब गया। यानी प्रॉपर्टी लीक में उनका नाम आया, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअली दुबई में कोई थी नहीं, बल्कि उनका पैसा वहाँ पे डूब चुका था। और दूसरा नाज़रीन, मंसूर अली शाह साहब उन जजेस में उनका शुमार होता है जिन्होंने 2017 में जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अपनी प्रॉपर्टीज़ जो थी, जो असासे थे, उनको डिक्लेयर कर दिया था। और मंसूर अली शाह साहब नाज़रीन ये वाहिद जज नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनके खिलाफ भी जब रेफरेंस इमरान खान साहब के दौर में फ़ाइल हुआ था, तो उस वक्त कमरा अदालत में काजी फाइज साहब ने कहा था कि मैं अपने प्रॉपर्टीज़ असासों की जो डिटेल है पब्लिक करता हूँ, बाकी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान भी करें। तो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस ने तो अपने प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल हैं वो पब्लिक नहीं की थी, लेकिन काजी फाइज साहब ने अपनी प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल थी वो 2019 में रेफरेंस के बाद जो है उनकी तरफ से पब्लिक कर दी गई थी। तो ये भी नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के इख्तलाफ की जो ख़बरें पिछले कुछ अरसे से गर्दिश कर रही हैं, उस खबर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पस मंज़र भी मैं आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। नाज़रीन आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने पार्टी में अहकामात जारी किए थे कि बुशरा बीबी साहबा का तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात के साथ किसी किस्म का ताल्लुक वास्ता नहीं होगा, और पार्टी से भी कह दिया था कि आप जो भी फैसले करेंगे वो सियासी कमेटी करेगी या कोर कमेटी करेगी। मैंडेट तो खान साहब ने सारा सियासी कमेटी को दिया था। और फिर नाज़रीन ये भी आपके सामने है कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा एक्यूज़ हैं, मलिक रियाज हैं, शहजाद अकबर हैं, फराह खान गोगी हैं, उसकी नाज़रीन जो 17 मई को समाअत हुई थी, उसको थोड़ा सा आप भी रिकॉल करें, मैं भी आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि उस रोज़ किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ था। 17 मई 2024 को जब अडयाला जेल में यह केस ज़ेरे समाअत आया, बुशरा बीबी साहबा बड़े गुस्से में कमरा अदालत में आई थी, और गुस्से में कमरा अदालत में आने के बाद वो इमरान खान साहब के साथ जाके नहीं बैठी। कमरा अदालत में खान साहब बैठे थे, बुशरा बीबी साहबा अलग जाके और जगह पे बैठ गई। खान साहब की हमशीर गान भी वहाँ पे बैठी थी, उनके साथ भी बुशरा बीबी नहीं बैठी, बल्कि बुशरा बीबी साहबा की अपनी बेटियाँ भी कमरा अदालत में मौजूद थीं, उनके साथ भी बुशरा बीबी साहबा जाकर नहीं बैठी, बल्कि जब कमरा अदालत में गुस्से के साथ वो आई तो वो जाके रोस्टम पे खड़ी हो गई। और जब वो रोस्टम पे खड़ी होके जज साहब पे अदम एतमाद कर रही थी कि आपसे पहले जो जजेस थे मेरा उन पे एतमाद भी नहीं था, मेरा आप पे एतमाद भी नहीं है, मैं कोई कैदी नहीं हूँ, कोई मुजरिम नहीं हूँ, मुझे तो निशाना बनाया जा रहा है। जब बुशरा बीबी साहबा रोस्टम पे ठहर के ये कह रही थी तो इमरान खान साहब भी उठे अपनी सीट से और बुशरा बीबी साहबा के साथ जाके खड़े हो गए। उस वक्त तक बुशरा बीबी साहबा अपनी बात मुकम्मल कर चुकी थी, और ये अदम एतमाद करने के बाद बुशरा बीबी साहबा वहाँ से उतरी और जाके फिर अलग थलग जाके बैठ गई। खान साहब गए इमरान अपने बुशरा बीबी साहबा के पास, जाके वहाँ पे बैठे और उनसे कहा कि चलें हम जो फैमिली कॉर्नर है वहाँ पे जाके बात करते हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने फैमिली कॉर्नर में भी जाने से इनकार कर दिया और वो अलग थलग बैठी रहीं। खान साहब कभी सीट से उठ के बुशरा बीबी साहबा के पास जाते थे, कभी अपनी बहनों के पास जाते थे, कभी अदालती रोस्टरों पे जाके खड़े हो जाते थे। लेकिन बहरहाल वो जो अदम एतमाद वाला मामला था वो तो सेटल डाउन हो गया कि वो
अदम एतमाद की जज साहब के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसको वापस ले लिया गया। लेकिन अब नाजरीन ज़रा ये बताते हैं, बल्कि इसमें एक और चीज़ भी है कि बेटियों से वहाँ पे तो नहीं मिली, लेकिन जो अदालत में ठहरा जो स्टाफ था अडयाला जेल का, उनसे कहा गया था कि आप मेरी बेटियों के साथ मुलाकात का अलग से किसी कमरे में इंतज़ाम कर दें। तो बुशरा बीबी साहबा ने अलग कमरे में जाके अपनी बेटियों के साथ मुलाकात की थी। अब नाज़रीन ये पता चला है कि ये जो इख्तलाफ चल रहा है, जो बुशरा बीबी साहबा उस रोज़ खान साहब के साथ नहीं बैठी, इख्तलाफात की खबरें तो काफ़ी अरसे से पहले भी चल रही थी, उसकी नाज़रीन जो हमने मालूमात इकट्ठी की हैं, PTI के अहम सोर्स का कहना है कि दरअसल बुशरा बीबी साहबा ये समझती हैं कि उनकी ज़ात के हवाले से पार्टी के अंदर झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। नाज़रीन आपको पता है कि जब ये इद्दत निकाह केस में और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी साहबा को जब कन्विक्शन हुई थी तो इमरान खान साहब तो अडयाला जेल में कैद थे, लेकिन बुशरा बीबी साहबा को रखा गया बनी गाला में, और बनी गाला में जब उनको रखा गया तो उनके हवाले से ये चीज़ें, ये आप कह लें कि अफवाहें कह लें या क्या सराइयाँ की गई कि बुशरा बीबी साहबा की कोई डील है या फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो इन टच हैं। तो ये जो क्या सराइयाँ चल रही थी, यही जो है वो इख्तलाफात की मेन वजह है। बुशरा बीबी साहबा ये समझती हैं कि जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहबा, वो उनकी ज़ात के हवाले से ये बातें करती हैं मुबैना तौर पे कि जो बुशरा बीबी साहबा हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वेल कनेक्टेड हैं, उन्हीं की बंदी हैं। तो बुशरा बीबी साहबा का इख्तलाफ इस वजह से है कि मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, इमरान खान की अहलिया हूँ, तो मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों की जाती हैं, मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम या मेरी ज़ात से मंसूब ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है। तो ये इख्तलाफात अब बड़े शदीद नोयत के हो चुके हैं, जिसकी झलक आखिरी जो समात थी, आखिरी नहीं बल्कि सेकंड लास्ट थी, 17 मई को हमने देखा कि बुशरा बीबी साहबा खान साहब की हमशीरा के पास नहीं गई, हमशीरगान के पास नहीं गई, अपनी बेटियों के पास नहीं गई, खान साहब से भी वो अलग थलग नज़र आईं। तो खान साहब ने उस दिन भी समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा है नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन बुशरा बीबी साहबा समझती हैं कि उनके ज़ात के हवाले से ऐसी बातें की जाती हैं और क्यों की जाती हैं, जब मेरा कोई ताल्लुक़ वैसा है नहीं। वैसे कुछ सहाफ़ियों की खबर है, दावा है कि जब वो नैब के दफ्तर में पेश हुआ करती थी, यही नैब के केसेस में जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कन्विक्शन नहीं हुई थी, तो वो किसी काले शीशे वाली गाड़ियों में बैठ के जब वो नैब के दफ्तर में आई थी, तो वहाँ से वो काले शीशियों वाली गाड़ियों में बैठ के किसी जगह पे गई थी अहम मुलाकात के लिए। ये एक सहाफ़ी ने अपनी खबर में दावा किया था। लेकिन बहरहाल ये नाज़रीन इख्तलाफात चल रहे हैं, और इख्तलाफात की वजह क्या है वो भी मैंने आप देखने वालों के सामने रख दी है। इसके अलावा नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो है नाज़रीन के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को किस सहाफ़ी ने क्या पैगाम दिया है और किसका पैगाम दिया है। लेकिन आज इस खबर पे आने से पहले ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो जुल्फ़ी बुखारी का मुकदमा था डेफेमेशन का, जिसकी समाअत होना थी, लेकिन जो जज साहबा थी हसीना सकलैन साहबा, उनकी रुखसत की वजह से, छुट्टी की वजह से इस केस की समाअत ना हो सकी और मुकदमे की जो कार्रवाई है उसे 5 जून तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो अतर मिनल्ला साहब और बाबर सत्तार साहब वाली खबर है। खबर नाज़रीन ये है कि आज सुहेल वड़ाई साहब ने एक कालम लिखा है, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। उनका कालम क्या कहता है नाज़रीन, वो अब मैं कालम आपको पढ़ देता हूँ, आप उसमें देखें कि जो बात मीडिया पे हो रही है, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये अदलिया पे चढ़ाई की जा रही है, ये अदलिया को दबाव में लाने की बात की जा रही है, तो इस सारे मामले को सुहेल वड़ाई साहब किस नज़र से देखते हैं, वो उस पर क्या अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और फिर राय का इजहार करते हुए दोनों जज साहबान को, वफाकी वज़रा को क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा उनके कॉलम के। एक तो नाज़िम वो लिखते हैं कि शुक्र है कि तजादिस्तान में माशरा नाफिज नहीं हुआ। ये पाकिस्तान में तजादात होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा, लेकिन
सोहेल वड़ाई साहब जो लिखते हैं, जो उनको पढ़ते हैं, वो समझ जाते हैं कि सोहेल वड़ाई साहब बात क्या कर रहे हैं। वो ये लिखते हैं कि इसलिए जमहूरियत से उम्मीदें वाबस्ता हैं, मगर इन उम्मीदों पर जमहूरी सतूनों की आपस में लड़ाई पानी फेर रही है। यानी जमहूरी सतून कौन से हैं? रियासत के 3 सतून, अदलिया, मुकन्नना और एग्जेक्टिव। तो इसकी जो बाहमी लड़ाई है वो जमहूरी सतूनों पर जो है वो पानी फेर रही है। आगे वो कहते हैं कि एक तरफ मुंतखब ऐवान और अदलिया के मीलॉट में लफ्जी और कानूनी जंग जारी है, दूसरी तरफ हत्या के इज़्ज़त के कानून में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खामखा शामिल करके मीडिया और नून लीग के दरमियान कशमकश शुरू कर दी गई है। इन 2 लड़ाइयों से बालातर बड़ी सियासी लड़ाई है जो हुकूमत तहरीक इंसाफ में जारी व सारी है, और फिर अजीम तरीन मलाखड़ा वही सिविलियन बालादस्ती जंग है जिसमें आजकल तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। और इस मलाखड़े की अंदरूनी कहानी मुक्तदरा और कप्तान के दरमियान कशमकश और लड़ाई है। जिस मुल्क में एक ही वक्त में सब लड़ाइयाँ जारी हों, मुल्क की मईशत के हालात भी ख़राब होंगे। एक पड़ोसी मुल्क से मुकाबलेबाजी हो, दूसरे पड़ोसी मुल्क से दहशत गर्दी की तबाही मचा रही हो या तबाही आ रही हो, वहाँ इस तरह की लड़ाइयाँ जारी रखने या रहने की क्या तुक है? इन सब लड़ाइयों को जारी रखने वाले ये तो होशमंद नहीं, या उन्हें मुस्तकबिल की फ़िक्र ही नहीं, या फिर वो इस काबिल ही नहीं कि इन लड़ाइयों की आग पर पानी डाल सकें। अब ये पहला पैराग्राफ था। दूसरे पैराग्राफ में नाज़िम लिखते हैं, दूसरे नहीं, जो दूसरा मैंने पढ़ना, ये आखिरी पैराग्राफ है जो मैं पढ़ के बताने लगा हूँ। इसमें नाज़िम लिखते हैं कि जमहूरी माशरे में अगर हम सबको हकूक़ हासिल हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी भी है। अगर आइन ने सहाफ़त को इज़हारे राय की आज़ादी दी है तो दूसरे इदारों के बारे में भी उनकी हदूद का तयन किया गया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को अगर आइन की तशरीह का सबसे बड़ा और फाइनल इदारा करार दिया जाता है। यहाँ पर नाज़रीन उन्होंने बात की ना कि जहाँ आइन हमें हकूक़ देता है वहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह ऐसा अनोखा मुल्क है कि जहाँ पे एहतजाज के नाम पे चंद दर्जन लोग या चंद 100 लोग जो है एक शाहराह को बंद करके बैठ जाते हैं, और वो चंद दर्जन या चंद 100 लोग जो हैं उनके उस सड़क को, रोड को बंद करने से कितने लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे ज़लील ख्वार होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आगे नाज़िम वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर आइन की तशरीह का सबसे बड़ा और फाइनल इदारा करार दिया है तो इसकी भी हदूद हैं। अगर बाद जज पार्लिमान का मजाक उड़ाएं, करोड़ों के मुंतखब करदा वज़ीर आज़म को 3 मुतसिब जज घर भेज दें तो ये हदूद से तजावज़ है। इसी तरह कोई मिलॉट चाहे वो जितना भी बड़ा साकिब निसार की तरह लोगों की बेइज्जती करे या मजाक उड़ाए, या आज के काबिल एहतराम जज की तरह लोगों को प्राक्सी कहे। ये प्राक्सी नाजरीन अतर मिनल्ला साहब ने फैसल वाडा साहब को कहा था। उन्होंने फैसल वाडा का नाम नहीं लिया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि नोटिस तो फिर फैसल वाडा को ही हुआ था ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिसका नाम लिए बगैर अतर मिनल्ला साहब ने जिक्र किया था। तो आगे लिखते हैं कि आज के काबिल एहतराम जज की तरह लोगों को प्राक्सी कहे तो ये उनके मनसब के शायान शान नहीं, और फिर तौहीन अदालत के नोटिस देकर अपनी बढ़ाई ताकत और दूसरों को ज़लील और रुस्वा करने की पुरानी रवायत भी अब ख़त्म होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक को लोहे के चने वाला ताना, PKLI के डॉक्टर को सरेआम बेइज्जती, नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल के मालिक पर तंज, जस्टिस खोसा का वज़ीर आज़म को सिसिलियन माफिया करार देना। ये नाज़िम ऐसे सिसिलियन माफिया जैसा खोसा साहब ने नहीं कहा था, ये जैसा शेख अजमत सईद ने कहा था, और शेख अजमत सईद साहब ने ग़ालिबन गॉड फादर, अपने आसिफ सईद खोसा साहब ने गॉड फादर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो आगे लिखते हैं कि और शेख अजमत सईद की अडियाला जेल पहुंचाने की धमकी अभी जहनों से महव नहीं हुई कि हमारे महबूब जज भी उसी घोड़े पे सवार हो गए। यानी अब कंपैरिजन क्या है सोहेल वड़ाई साहब का कि जो माजी में हो रहा था, जो पगड़ियाँ उछलती थीं या हदूद से बाहर जाकर रिमार्क दिए जाते थे, आज हमारे महबूब जजेस भी उसी घोड़े पे सवार हो गए हैं जो बिला आखिर उछल कूद के बाद सवार को गिरा देता है। बराए करम हर कोई अपनी हद में रहे। अपनी जमहूरी और आईनी अख्तियार से बढ़ना सरासर गलत है, चाहे कोई कितना बड़ा तारड़ या कराची का वाडा। यानी यहाँ पे उन्होंने अता तारड़ की भी और फैसल वाडा की बात की कि वो भी हद में रहें। हुकूमत को कहा कि आप भी हद में रहें, और फिर कहते हैं कि चाहे कोई कितना बड़ा तारड़ या कराची का अहम वाडा मामूर मनल्ला हो या फिर पिसरे सत्तार।
मामूर मिनल्ला से मुराद अतर मिनल्ला साहब हैं, पिसरे सतार से जो है वो जैसे बाबर सतार साहब हैं। सब लड़ने वाले बहरहाल गलत हैं। सोहेल इब्राहिम साहब ने कहा कि सब लड़ने वाले, चाहे वो हुकूमत से हैं, चाहे वो जुडिशरी से हैं, चाहे वो सियासी जमात से हैं, सब के सब गलत हैं। सबको होश के नाखून लेने चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।